हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट और वीडियो पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाना, कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और किस प्रकार अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी, जिसे अकबर ने अपने कार्यों द्वारा शक्ति, प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व प्रदान किया था, उसका औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन प्रारंभ हो गया। मुगल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारों में संघर्ष होने लगे। गद्दी के दावेदार साम्राज्य के सरदारों के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने लगे। परिणाम स्वरूप मुगल शासकों को अपने समर्थक सरदारों एवं अमीरों की गलत बातों को भी मानना पड़ा। परिवर्ती मुगल शासक एक प्रकार से कठपुतली शासक बनकर रह गए। वे साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सके। इस काल में पतनशील मुगल साम्राज्य के प्रांतों में बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पूना से लेकर ग्वालियर तक मराठा सरदारों के राज्य, मैसूर, कर्नाटक आदि अनेक स्वतंत्र राज्य खड़े हो गए। इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी बना दिया। इस स्थिति का लाभ अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र यानी कि चार्टर दिया। कंपनी को अधिकार पत्र द्वारा युद्ध एवं संधि करने, कानून बनाने तथा कंपनी के अधिकारों पर चोट करने वालों को दंडित करने के अधिकार भी दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ पूंजीपतियों के द्वारा साझा व्यापार के लिए बनाई गई थी। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था। अंग्रेजों की दृष्टि में मुनाफा अर्जित करते समय उचित अथवा अनुचित तरीकों का उपयोग करना गलत नहीं था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापार वाणिज्य के बहाने लूटमार करना भी उचित था। व्यापार तथा लूटमार के तरीकों से कंपनी मालामाल हो गई। कंपनी व्यापार पर पकड़ स्थापित करने के साथ साथ राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी चल रही थी। भारत की राजनीतिक कमजोरियों का अनुमान उनको हो चुका था। अंग्रेजों को लगता था कि व्यापार से अधिक लाभ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिए। कंपनी के प्रारंभिक कर्मचारी भ्रष्ट, चित्रहीन और घूसखोर थे। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूलना था। भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार को तो प्रारंभ कर दिया गया, मगर भारत में कंपनी को कोठी यानी कि व्यापारिक बस्ती स्थापित करने में सफलता नहीं मिल रही थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में एक कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की। इसके बाद कंपनी ने सर टॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। सर टॉमस रो ने 1615 से 1619 तक मुगल दरबार में रहा। उसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ। विवाह में दहेज के रूप में मुंबई यानी कि बम्बई मिला। 10 पौंड वार्षिक लगान पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिमी तट की कोठियों का मुख्यालय बना लिया गया। भारत के पूर्वी तट पर भी कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम, मद्रास यानी कि चेन्नई, बंगाल, हरिहरपुरम, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में कोठियाँ स्थापित कर ली गई। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में कंपनी के व्यापार में आशाजनक वृद्धि हुई। कंपनी द्वारा मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता के किले बनवा लिए गए और वहाँ व्याप्त सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर से अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली गई। जॉन सम्राट तथा विलियम हैमिल्टन सम्राट से मिले। मुगल सम्राट गंभीर रोग से पीड़ित थे। विलियम हैमिल्टन की सहायता से मुगल सम्राट रोग मुक्त हो गया। प्रसन्न होकर सम्राट ने कंपनी को 3 फरमानों द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की। 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को
कंपनी को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने का अधिकार मिल गए। कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों को किराए पर लेने की अनुमति मिल गई। हैदराबाद प्रांत में कंपनी की सभी देनदारी समाप्त कर दी गई। कंपनी द्वारा मुंबई में टंकित सिक्कों का समस्त मुगल साम्राज्य में प्रचलन हो गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के व्यापार एवं प्रभुत्व के व्यापक वृद्धि हुई। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शीघ्र ही युद्ध में परिवर्तित हो गई। दोनों के बीच लड़े गए युद्धों का अध्ययन करने से पूर्व उनकी शक्ति और साधनों का एक दृष्टि डालना उचित होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गैर सरकारी संस्था थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी प्रभुत्व था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार एवं शक्ति के विस्तार तथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी समस्त निर्णयों के लिए फ्रांस की सरकार पर निर्भर थी। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण परिश्रम तथा लगन के साथ कार्य करते थे, जबकि फ्रांसीसी कर्मचारियों के बारे में ऐसा नहीं था। सरकारी संरक्षण के कारण फ्रांसीसी कंपनी ने स्वाभाविक व्यापारिक गतिशीलता को कार्यशीलता का अभाव था। ब्रिटिश कंपनी का व्यापार विस्तृत था, उसका मुनाफा तथा शक्ति एवं साधन फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व क्षेत्र भी अधिक थे। फ्रांसीसी कंपनी की एकमात्र महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्ती पांडिचेरी थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास अनेक प्रमुख बस्तियां थीं। इन परिस्थितियों में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी ने अपने व्यापार एवं प्रभुत्व क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रयास कर रही थी। दोनों के कार्य क्षेत्र पश्चिमी एवं पूर्वी भारत थे। दोनों के स्वार्थ एक जैसे थे, अतः पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम युद्ध ही था। कर्नाटक युद्ध और परिणाम। अधिक मुनाफा अर्जित और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील थी। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करती थी। दोनों ही बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। दोनों अधिक बाजार तथा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय राज्यों के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना भी देखने लगी। फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का मुख्य केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास में था, जो पांडिचेरी से अधिक दूर नहीं था। दूसरी कंपनी की महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होती गई और परस्पर झड़प होने लगी। एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में दोनों के बीच भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। फिर कर्नाटक प्रथम युद्ध, तो इससे यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।